जय हिंद भाई लोग। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्ट थर्ड एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए जीके जीएस का पार्ट थर्ड होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर का आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज द्वारा लिखित है। तो ये क्वेश्चन आपका शिफ्ट सेकंड 8 तारीख को 8 दिसंबर 2021 को शिफ्ट सेकंड में क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। देन आपका निम्न मेगास्थनीज द्वारा जो लिखित पुस्तक है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम इंडिका हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जैसा कि हर वीडियो में मैं क्वेश्चन उसका प्लस व्याख्या देता हूँ, एक्सप्लेनेशन देता हूं, वैसा ही सेम एज इट इज इस वीडियो में भी आपको देखने को मिलेगा। देन यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नीचे लिखा हुआ है कि व्याख्या क्या दी गई है कि इंडिका पुस्तक मेगास्थनीज द्वारा लिखित है या मौर्यकालीन भारत का एक लेख है। तो यहाँ पे ये का इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। उसका नेचुरल हिस्ट्री जो है वो प्लिनी द्वारा लिखा गया है, यानी प्लिनी एक लेखक थे, उनके द्वारा नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी गई है। अर्थशास्त्र, जैसा कि कल की वीडियो में मैंने आपको बताया, अर्थशास्त्र चाणक्य द्वारा लिखा गया है। चाणक्य का जो दूसरा अलग दो नाम है वो विष्णुगुप्त हो गया, दूसरा कौटिल्य हो गया। उसके बाद पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, या इसको किसने लिखा है, विलियम एच स्कॉफ द्वारा लिखी गई पुस्तक है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। किसके द्वारा लिखी गई है, तो विलियम एच स्कॉफ के द्वारा लिखी गई है। तो आगे बढ़ते हैं हम आगे। और यहाँ पे अभी तक मैंने क्या 50 क्वेश्चन करा दिए हैं। यहाँ से 51 क्वेश्चन फिर अगले इस वीडियो में मैं 25 क्वेश्चन कराऊंगा, जैसे कि आपको तीनों वीडियो मिलाकर 75 क्वेश्चन हो जाएंगे। और ये 75 क्वेश्चन जो हैं वो प्रीवियस आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल में पूछे जा चुके हैं और पूछे गए जो हैं वही प्रश्न मैं लेकर आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, 52 नंबर का क्वेश्चन है कि पानीपत की जो तीसरी लड़ाई को लड़ी गई थी, तो कब लड़ी गई थी, तो 14 जनवरी 1761 को आपको पानीपत की तीसरी लड़ाई को लड़ा गया था। यानी ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, व्याख्या देखते हैं। तो व्याख्या कुछ इस प्रकार से कि पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी सन 1761 ईस्वी को अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिव राव भाऊ के बीच हुआ था। इसमें मराठों की बुरी तरह हार हुई थी। तो ये आपको नोट करके रखना, किसके किसके बीच में हुई थी, तो अहमद शाह अब्दाली तथा मराठा के बीच में हुई थी। मराठा सेनापति सदाशिव राव भाऊ, ये भी पूछा जा सकता है कि जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में, उसमें मराठा की तरफ से किसने, यानी कि उसके सेनापति कौन थे, तो सदाशिव राव भाऊ हुआ करते थे। तो इसमें मराठाओं की जो थी वो बुरी हार हुई थी। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था तो 1526 ईस्वी में हुआ था, कल की वीडियो में मैंने इसे डिस्कस किया था। और पानीपत का जो द्वितीय युद्ध था वो कब हुआ था, तो 1556 ईस्वी में हुआ था। प्लासी का युद्ध जो हुआ था वो तो 1757 ईस्वी में हुआ था। उसी के 7 साल बाद आपका बक्सर का युद्ध देखने को मिला है, 1764 ईस्वी में हुआ था। तो ये आपके कुछ आपके जो युद्ध थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट युद्ध जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं, चाहे वो सीजीएल का हो, एसएससी जीडी का हो, कोई भी आपका जिसमें जीके जीएस आती है वो उस लेवल का क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर का क्वेश्चन है कि डॉट डॉट स्थापत्य कला की एक शैली है जिसमें नागर और द्रविड़ शैली के तत्वों का समावेश है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो ये भी आपका शिफ्ट थर्ड में पूछा जा चुका है। 8 दिसंबर 2021 को जो पेपर हुआ था उसकी शिफ्ट थर्ड में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे आपको इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेसर शैली जो है, यानी वो हो जाएगा उसका राइट आंसर। और उसके बाद यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया, व्याख्या दी गई है कि बेसर स्थापत्य कला की एक शैली है जिसमें नागर और द्रविड़ शैली के तत्वों का समावेश मिलता है। उसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि भारत में मंदिर स्थापत्य की 2 प्रमुख शैलियां हैं, उत्तर में नागर शैली और दक्षिण में द्रविड़ शैली। तो ये आपको यहाँ पे नोट करके रखना है। उत्तर में आपका कौन सा है, तो नागर शैली है, दक्षिण में आपका द्रविड़ शैली है। जो दक्षिण है दा, या दा से द्रविड़ हो गया, और उत्तर में आपको याद रखना है नागर शैली। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 54 नंबर का क्वेश्चन है कि दिल्ली में लाल किले का निर्माण जो है निम्नलिखित में से किसने कराया था। तो दिल्ली में जो लाल किले का निर्माण है वो आपका शाहजहां ने करवाया था, जिन्होंने आगरा के ताजमहल का भी निर्माण करवाया था। उनके बारे में कुछ यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि दिल्ली में लाल किले का निर्माण शाहजहां ने कराया था। यह लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। इसका निर्माण कार्य 1638 ईस्वी से 1648 ईस्वी तक लगभग 10 वर्षों तक चला था। उसके बाद यहाँ पे सेकंड पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अलाई दरवाजा हजार खंभा महल जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा निर्माण करवाया था। अब यहाँ पे जैसे अलाई आ गया तो अलाई से आप रिलेट कर लेना, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया अलाई दरवाजा है, और हजार खंभा महल जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही बनवाया गया है। उसके बाद यहाँ पे न्याय की जंजीर जो है वो जहांगीर के द्वारा बनवाई गई है। बीबी का मकबरा जो है वो औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया है, और बुलंद दरवाज़ा जो है वो अकबर के द्वारा बनवाया गया है। देन यहाँ पे कुछ आपके स्थल थे जो किनके द्वारा बनवाए गए हैं वो यहाँ पे लिखे थे। आगे बढ़ते हैं हम आगे 55 नंबर का
क्वेश्चन हो जाएगा 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध किसने जीता था। तो 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था, अभी पीछे आप पढ़ के आए, तो 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो किसने जीता था। तो ये आपका 9 दिसंबर शिफ्ट फर्स्ट में पूछा, मतलब 2021 की जो 9 दिसंबर को पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे प्लासी 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध जो है किसने जीता था, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने आपका जीता था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आइए यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीता था। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ लिखे हुए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्लासी का युद्ध अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ और जीत के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने बंगाल की गद्दी पर मीर जाफर को बैठा दिया। और मीर जाफर ने क्या किया था, यहाँ पे इन्हें धोखा दे दिया था। किसे, तो सिराजुद्दौला को धोखा दे दिया था, इसीलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी, वरना जीत नहीं पाते यहाँ पे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। आगे आपका 56 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि 1722 ईस्वी में आगरा की सूबेदारी निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को दी गई थी। तो 1722 ईस्वी में जो है आगरा की सूबेदारी वो किस व्यक्ति को दी गई थी, तो ये आपका सवाई राजा जयसिंह को दी गई थी। आइए हम इसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन यानी यहाँ पे व्याख्या देखते हैं। तो व्याख्या कुछ इस प्रकार से है कि 1722 ईस्वी में आगरा की सूबेदारी सवाई राजा जयसिंह को दी गई थी और जयसिंह ने मुगल साम्राज्य के एक जागीरदार के रूप में कार्य किया। मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा उन्हें सवाई की उपाधि दी गई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे कुछ बनता है कि आगरा शहर की स्थापना सन 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने की थी तथा उसने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की थी। तो यहाँ पे आगरा शहर की जो स्थापना ये भी आपको याद रखना है, तो सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी 1504 ईस्वी में। देन यहाँ पे आगे आपका ये कौन सा नंबर था, वो 56 नंबर का, ये 56 नंबर का आपका क्वेश्चन था। ये आपका हो जाएगा 57 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ पे मिट गया थोड़ा सा। तो 57 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से 1870 ईस्वी में भारतीय लोक सेवा के पहले भारतीय सदस्य आपके कौन थे। पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आपका 57 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। तो निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन जो है 1870 ईस्वी में भारतीय लोक सेवा के पहले भारतीय सदस्य हुआ करते थे, तो हो जाएगा सत्येंद्र नाथ टैगोर जी हुआ करते थे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देन आइए हम इसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो 1870 ईस्वी में भारत के लोक सेवा के पहले भारतीय सदस्य सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। ये गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई हुआ करते थे। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि वारेन हेस्टिंग ने सिविल सेवा की नींव रखी थी और कॉर्नवालिस ने आधुनिकीकरण किया था और कॉर्नवालिस को ही भारतीय सिविल सेवा का जनक भी कहा जाता। तो ये आपका क्वेश्चन जो है पेपर में पूछा जा चुका है कि भारतीय सिविल सेवा का जनक जो है किसे माना जाता है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। देन आगे बढ़ते हैं हम 58 नंबर के क्वेश्चन पे। तो 58 नंबर का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि 1920 के दशक की शुरुआत में एक उग्रवादी गुरिल्ला आंदोलन आंध्र प्रदेश की पहाड़ियों में फैल गया था। तो हो जाएगा कहाँ पे, तो गुडेम की पहाड़ियों में। आपका आंध्र प्रदेश यानी गुडेम की पहाड़ियाँ कहाँ पे पाई जाती हैं, तो आपका आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, ये भी आपको पता चल गया यहाँ पे। और जो आपका गुरिल्ला आंदोलन हुआ था वो गुडेम मतलब आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में फैला हुआ था। तो ये भी आपका 9 दिसंबर 2021 को जो पेपर हुआ था उसकी शिफ्ट सेकंड में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उसके बाद व्याख्या यहाँ पे कुछ लिखी हुई है कि 1920 के दशक की शुरुआत में आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में एक उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैल गया था जिसे गुडेम विद्रोह के नाम से जाना गया। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि गुडेम विद्रोह के नेता अल्लूरी सीताराम राजू थे और यह विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया था। उसके बाद यहाँ पे 59 नंबर का क्वेश्चन है कि मार्को पोलो 1292 से 1294 के मध्य से भारत आया था। तो किसके द्वारा, बेनिस से वो भारत आए थे। कब, 1292 से 1294 के मध्य जो है बेनिस से भारत आया था, यानी बेनिस का रहने वाला था मार्को पोलो, ये भी आपको याद करके रखना है। उसके बाद यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि बेनिस यात्री मार्को पोलो 1292 से 1294 के मध्य भारत आया। इसने अपने यात्रा वृत्तांत में काकतीय वंश और पांड राज्य का जिक्र किया है। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ लिखा हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है इब्न बतूता जो है मोरक्को के थे और फाहियान जो है चीन से आया था और मेगस्तनी जो था वो यूनानी था और अलबरूनी जो था वो गजनी, यानी गजनी एक देश हुआ करता था, वहाँ से आए थे अलबरूनी। तो यहाँ पे कुछ आपके इंपॉर्टेंट नाम लिखे हुए हैं और ये कहाँ से बिलोंग करते थे ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये भी आपको नोट करके रखना। इब्न बतूता मोरक्को से, फाहियान चीन से और मेगस्तनी यूनान से, अलबरूनी गजनी, और फाहियान की जगह एक हुएनसांग भी आता है, वो भी आपका चीन से ही बिलोंग करता है। उसके बाद आगे यहाँ पे 60 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा
उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है? तो कौन सा उपवेद जो है वो ऋग्वेद से संबंधित, तो आयुर्वेद जो है वो आपका ऋग्वेद से संबंधित संबंध रखता है। तो ये भी आपका 9 दिसंबर 2021 को शिफ्ट थर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया कि आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है और ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद भी माना जाता है। ये भी क्वेश्चन आपका बनता है कि सबसे प्राचीन वेद आपका कौन सा है, तो ऋग्वेद आपका हो जाएगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि वेद में आपका उपवेद है, यजुर्वेद धनुर्वेद है, सामवेद गंधर्ववेद है, अथर्ववेद आपका स्थापत्य वेद के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे वेद उपवेद के नाम से जाना जाता है, यजुर्वेद धनुर्वेद के नाम से जाना जाता है, सामवेद गंधर्ववेद के नाम से जाना जाता है और अथर्ववेद को स्थापत्य वेद के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद यहाँ पे 61 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि चोल शिलालेखों में विद्यापीठों के लिए उपहार में दी गई भूमि का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो जो चोल शिलालेखों में जो विद्यापीठों के लिए उपहार में दी गई भूमि का उल्लेख किस नाम से किया गया है, यानी किसी को आपने किसी को गिफ्ट दिया है तो उसका उल्लेख इनकी भाषा में क्या किया गया है, तो साल भोग के नाम से जाना जाता है। जो किसी को उपहार में दी गई भूमि अगर मतलब है तो उसे साल भोग के नाम से जानते हैं। उसके बाद यहाँ पे आइए व्याख्या देखते हैं इसकी हम। तो साल भोग शब्द चोल शिलालेखों में विद्यापीठों के लिए उपहार में दी गई भूमि के लिए प्रयुक्त किया गया है। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि तिरुनमट्टकनी मंदिर को उपहार में दी गई भूमि, यानी अगर मंदिर के लिए भूमि उपहार में दी गई है तो उसे क्या कहा जाएगा, तिरुनमट्टिकनी जो आपका ये कहा जाएगा। उसके वेल्लन वगाई जो है वो गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि जब दी गई है उन्हें कहा जाएगा। और पल्ली छंदम जो है वो जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि, यानी अगर कोई जैन धर्म से बिलोंग करता है, उसकी कोई संस्था है, उसको अगर कोई भूमि दान में दी गई है तो उसे पल्ली छंदम कहा जाएगा। दिन यहाँ पे आपको ये समझ में आ चुका होगा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना। यहाँ से एक 3 तो ये हो गए, एक आपका ये हो गया, तो आपको ये चारों कंप्लीट नोट करके रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। आगे आपका 62 नंबर का क्वेश्चन है कि दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियां निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? तो ये आपका ये भी 9 दिसंबर 2021 के शिफ्ट थर्ड में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। तो ये आपका दिलवाड़ा का जो आपका मंदिर है और जरगा का जो पर्वत चोटी, दिलवाड़ा का जो पर्वत चोटियाँ हैं और जरगा का जो पर्वत चोटियाँ हैं वो आपका राजस्थान में सिचुएटेड हैं। उसके बाद यहाँ पे आइए हम इसका व्याख्या देखते हैं, एक्सप्लेनेशन। तो ये रहा आपका कुछ एक्सप्लेनेशन इस प्रकार से। तो दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियाँ राजस्थान राज्य में स्थित हैं और दिलवाड़ा में ही प्रसिद्ध जैन मंदिर स्थित है। और यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण आपका बिंदु दिया गया कि मांडो पहाड़ियाँ जो है गुजरात में स्थित हैं और सद्भावना शिखर जो है मध्य प्रदेश में स्थित है और जरगा जो है वो राजस्थान में आपका सिचुएटेड है, जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम आगे। फिर यहाँ पे आपका मिट गया है कौन सा, ये 62 नंबर का क्वेश्चन था। उसके बाद यहाँ पे ये हो जाएगा 63 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ पे हो जाएगा ये। तो 63 नंबर का क्वेश्चन है, आपको ध्यान करके चलना है। तो 712 ईस्वी में भारत पर हुए अरब आक्रमण का नेतृत्व ... ने किया था। तो ये आपका 10 दिसंबर 2021 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। तो 712 ईस्वी में भारत पर हुए अरब आक्रमण का नेतृत्व है किसने किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, यानी ऑप्शन बी जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देन आइए हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो 712 ईस्वी में यानी आपका 712 ईस्वी में भारत पर हुए अरब आक्रमण का नेतृत्व मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम अरब था या अरबी था। 20 जून 712 को कासिम और राजा दाहिर के बीच युद्ध हुआ जिसमें दाहिर पराजित हुआ था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, ये आपका 63 नंबर का क्वेश्चन हो गया। उसके बाद यहाँ पे आगे हम बढ़ते हैं 64 नंबर के क्वेश्चन में। 64 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन चिरोल द्वारा ... के रूप में वर्णित किया गया था। तो किसके रूप में वर्णित किया गया था? तो भारतीय अशांति के जनक यानी आपका गरम दल के नेता हुआ करते थे बाल गंगाधर तिलक। एक होता लाल बाल पाल, तो आपका जो गरम दल के नेता थे वो लाल बाल पाल यानी लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, जो ये तीनों थे आपके गरम दल के नेता हुआ करते थे। यानी अंग्रेज कुछ कहते थे तो ये मानते नहीं थे, ये सीधा लड़ने पे आपका आ जाते थे कि हम लड़के सब सॉल्व कर लेंगे। और महात्मा गांधी जो थे वो नरम दल के थे, यानी वो सोचते थे कि शांति से सब कुछ निपटा लिया जाए। तो यहाँ पे आपको बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन चिरोल द्वारा ... के रूप में वर्णित किया गया। तो आपको भारतीय शांति के जनक, तो इनको ये भी पूछा जा सकता है पेपर में, किसने इनको ये संज्ञा दी थी, किसने कहा था? तो वैलेंटाइन चिरोल ने कहा था। उसके बाद यहाँ पे व्याख्या दी गई है कि वैलेंटाइन चिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति के जनक के रूप में वर्णित किया था क्योंकि ये गरम दल के अग्रणी नेता हुआ
हुआ करते थे। उसके बाद महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया कि शांत प्रिय व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री, क्रांतिकारी विचारों के जनक जो थे वो बिपिन चंद्र पाल जो थे, उसके भारत का वयोवृद्ध पुरुष जो किसे माना गया है तो दादा भाई नौरोजी को माना गया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 65 नंबर का क्वेश्चन है। 65 नंबर का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपका ये रहा। यहाँ पे क्वेश्चन शायद चला गायब हो गया कहीं पे, क्वेश्चन कहाँ गया? 65 नंबर वाला क्वेश्चन नहीं है शायद यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आप देख लेते हैं। बंगाल की दीवानी 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया यानी व्याख्या देख के हम क्वेश्चन का अंदाजा लगा लेंगे भी। तो बंगाल की दीवानी 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित हुई थी और तत्कालीन मुगल बादशाह आलम द्वितीय था। उस टाइम पे आपका मुगल बादशाह कौन था? तो आलम द्वितीय था। तो यहाँ पे ये पूछा बंगाल दीवानी डॉट डॉट में ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित हुई थी। यहाँ पे आपको ये कट कर देना है, यहाँ पे यही डॉट डॉट में था। तो बंगाल की दीवानी किस सन में ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित हुई थी? तो आपका हो जाएगा 1765 ईस्वी में आपका हस्तांतरित हुई थी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे उसका महत्वपूर्ण बिंदु दिया गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया कि महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि 1764 ईस्वी में हुए बक्सर के युद्ध में अवध के नवाब के पराजित हो जाने के कारण कंपनी ने इलाहाबाद और समीपवर्ती क्षेत्रों पर भी कब्जा कर लिया था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर का क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को नमक आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की थी? तो आपका साबरमती आश्रम से दांडी तक की थी, यानी जो सूरत में पड़ता है आपका गुजरात में ही पड़ता है। तो गुजरात के आपके अहमदाबाद से, अहमदाबाद में साबरमती उनका जहाँ आश्रम था, आश्रम से वो दांडी तक गए थे। उसके बाद आगे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कुछ दिया गया है इधर। तो गांधी जी ने नमक आंदोलन की शुरुआत साबरमती आश्रम से शुरुआत की थी और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 79 समर्थकों सहित साबरमती आश्रम से दांडी के लिए प्रस्थान किया था। 24 दिन बाद 6 अप्रैल 1930 को आपका दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा और सभी ने अवज्ञा आंदोलन की वहां से शुरुआत कर दी थी। तो ये आपको नोट करके रखना है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हुए हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। 67 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद की चार मीनार का निर्माण करवाया था? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा आपका जो हैदराबाद की चार मीनार है उसका निर्माण करवाया गया था। तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा करवाया गया था। और आपका ये 10 दिसंबर 2021 को शिफ्ट सेकंड में पूछा गया हुआ क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन क्या है? तो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है हैदराबाद की चार मीनार का निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था और चार मीनार मूसी नदी के पूर्वी तट पर आपका स्थित है। तो यहाँ पे उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या दिया हुआ है कि मोहम्मद कुली कुतुब शाह गोलकोंडा के कुतुब शाही वंश का 5वां सुल्तान था। इसने हैदराबाद शहर की नींव रखी थी। तो आपका हैदराबाद शहर की जो नींव भी रखी थी, ये किसने रखी थी? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने भी यही रखी थी, इन्होंने रखी थी। ये भी आपको नोट करके रखना है। उसके बाद 68 नंबर का क्वेश्चन है कि अशोक के कंधार अभिलेखों की खोज किस वर्ष में की गई थी? तो अशोक के जो कंधार अभिलेख हैं उसकी खोज किस वर्ष में की गई थी? तो ये भी क्वेश्चन आपका 10 दिसंबर 2021 शिफ्ट सेकेंड में पूछा गया हुआ है। तो अशोक की जो कंधार अभिलेखों की खोज जो है किस वर्ष में की गई थी? तो ये आपका 1958 में की गई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। 1998 इसकी खोज कर दी गई थी। उसके बाद यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अशोक के कंधार अभिलेखों की खोज 1958 ईस्वी में की गई थी और यह द्विभाषी रॉक शिलालेख है। उसके बाद यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ लिखा हुआ है कि अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पादरेरी फैनथेलर ने की थी। इसकी संख्या 14 है। अभिलेखों को पढ़ने में पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को हुई थी। तो यह भी आपको नोट करके रखना है। तो जेम्स प्रिंसेप, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से बनता है कि सबसे पहले जो अभिलेख पढ़े गए थे उनकी जो खोज किसने की थी? तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा की गई थी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर का क्वेश्चन है कि वेट्टी डॉट डॉट शासकों द्वारा जबरन श्रम के रूप में एकत्र किया गया था। तो वेट्टी जो है वो डॉट डॉट शासकों द्वारा जबरन श्रम के रूप में एकत्रित किया गया था। तो आपका चोल शासकों द्वारा आपका एकत्रित किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, व्याख्या देखते हैं। तो चोल शासकों द्वारा जबरन श्रम के रूप में कर एकत्र किया जाता था जिसे वेट्टी कहा जाता था। क्या? तो यहाँ पे आपको याद करना है वेट्टी किसको यानी किसे संज्ञा दी गई है? तो जो कर वसूला जाता था उसे वो लोग वेट्टी कहते थे। उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है
कि चोल काल में भूमि कर उपज का 1/3 भाग हुआ करता था। इस काल में उर सर्वसाधारण लोगों की समिति थी जिसका कार्य तालाब और बगीचों के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण करना था। उसके बाद आगे यहाँ पे 70 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर कब्जा कर लिया था। तो प्लासी की जो लड़ाई हुई थी उसमें जो है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है वो आपका किस पे, मैसूर पर कब्जा कर लिया था। जो प्लासी की लड़ाई 1757 ईस्वी में हुई थी आपका सिराजुद्दौला और किन किन के बीच में, यानी अंग्रेजों के बीच, ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। तो मीर जाफर ने आपका वो क्या थोड़ा सा धोखा दे दिया था, तो उसकी वजह से सिराजुद्दौला हार गए थे, उन्हें मार डाला गया था। तो वहाँ पे आपको मीर जाफर को उन्होंने क्या बना दिया, वहाँ पे उसका गद्दी पर बैठा दिया था, तो प्लासी की लड़ाई में। उसके बाद यहाँ पे आपका कुछ सोल्यूशन दिया गया। प्लासी की लड़ाई के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर कब्जा कर लिया। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे कि प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेज जो है वो विजयी रहे थे। उसका 71 नंबर का क्वेश्चन है कि अपने महानिर्वाण से पहले महात्मा बुद्ध ने अंतिम उपदेश जो है वो कहाँ पर दिया था। तो आपका कुशीनगर में दिया था। अपने अंतिम यानी महानिर्वाण किसे कहते हैं, जो देह त्याग होता है, यानी मृत्यु को जब प्राप्त हुए थे उससे जस्ट पहले वो कहाँ पर अपना अंतिम उपदेश दिया था। तो कुशीनगर में आपका उन्होंने अपना उपदेश दिया था। उसके बाद आइए हम इसका व्याख्या देखते हैं। व्याख्या कुछ इस प्रकार से, अपने महानिर्वाण से पहले महात्मा बुद्ध जी ने अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया था और बुद्ध का महानिर्वाण जो है कुशीनगर में ही हुआ था। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, प्रथम उपदेश आपका सारनाथ में दिया था। उसका सर्वाधिक जो उपदेश दिया वो श्रावस्ती में दिया था। उसका त्रिरत्न जो है बुद्ध के, महात्मा जी बुद्ध जी के, वो बुद्ध धम्म एवं संघ है। तो ये आपका जितना यहाँ पे लिखा हुआ सारे आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट है भी, यहाँ पे मैं स्टार लगा देता हूँ। तो ये भी आपको याद करके रखना, क्योंकि पेपर में पूछा जाता है कि प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था, तो सारनाथ में। सर्वाधिक जो उपदेश दिया था वो श्रावस्ती जिले में दिया था, यूपी में जो आपका सिचुएटेड है। उसके बाद त्रिरत्न जो है महात्मा बुद्ध जी के, बुद्ध धम्म एवं संघ हैं। उसके बाद यहाँ पे 72 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी। तो ये भी आपका 14 दिसंबर 2021 को जो पेपर हुआ था शिफ्ट फर्स्ट में आपका पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी। तो कैप्टन अलेक्जेंडर रीड के द्वारा आपका रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। आईएमएस का एक्सप्लेनेशन देखते हैं, व्याख्या देखते हैं यहाँ पे। तो भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था का श्रेय कैप्टन अलेक्जेंडर रीड और टॉमस मुनरो को जाता है। यह ब्रिटिश भारत के 51% भूमि पर लागू किया गया। प्रमुख क्षेत्र मद्रास, बम्बई, असम, पूर्वी बंगाल हुआ करते थे। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि अस्थायी बंदोबस्त किसने शुरुआत किया था, अस्थायी बंदोबस्त लागू किसने किया था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा आपका अस्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया गया। उसके महलवाड़ी व्यवस्था कौन लेकर आया, तो हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा लाया गया था महलवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था और महलवाड़ी व्यवस्था ये आपका कंफ्यूजन कर सकता है आपको। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो लाया था वो कौन था, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड के द्वारा लाई गई थी और अब टॉमस मुनरो भी इसमें शामिल हैं। उसका महलवाड़ी जो व्यवस्था था वो हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा लाया गया था। तो ये आपको यहाँ पे नोट करके रखना है। ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे ही नहीं है, ये हैं भी आपके, ये पेपर में प्रीवियस पूछे जा चुके हैं। एक आपका एक तो प्रश्न पूछा, मैं बता रहा हूँ जो क्वेश्चन है आपका जो प्रीवियस आपके SSC GD कांस्टेबल में आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नीचे लिखा हुआ है वो भी किसी न किसी पेपर में पूछा जा चुका है। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन भी नोट करते हुए चलना है, माइंड में रीड करते हुए चलना है और वहाँ पे जो नीचे पॉइंट भी लिखे हैं उसको भी रीड करते हुए चलना है। देन आगे बढ़ते हैं हम। आगे 73 नंबर का क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो से मिले महास्नानागार को डॉट डॉट की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था। जो मोहनजोदारो में महास्नानागार जो मिला था उसकी परत चढ़ाकर, यानी किसकी परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था। तो आपका प्राकृतिक चारकोल, यानी यहाँ पे जो ऑप्शन सी है प्राकृतिक नेचुरल टार जो है उसका यूज करके उसको जो है जलरोधी बनाया गया था। तो ये भी आपका 14 दिसंबर 2021 की शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। देन यहाँ पे आगे देखते हैं हम इसका एक्सप्लेनेशन। तो मोहनजोदारो यानी मोहनजोदड़ो में मिले महास्नानागार को प्राकृतिक चारकोल की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ दिया हुआ है कि मोहनजोदारो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है और मोहनजोदारो में शवों को जलाने की प्रथा विद्यमान हुआ करती थी। अगर आपको ऐसा नहीं समझ में आता है कहाँ पे ये देखने को मिलेगा तो आप एक मूवी देख लीजिए जो ऋतिक रोशन की आई थी मोहनजोदारो। वहाँ पे सबको अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया गया हुआ है। तो उस मूवी में
में अच्छा मतलब सब कुछ बताया गया, कैसे यहाँ पे बाढ़ आई थी, कैसे इनका अस्तित्व जो है वो खत्म हुआ था, सब कुछ उसमें दिखाया गया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे 74 नंबर का क्वेश्चन है कि अकबर के दरबार के नवरत्नों में शामिल महेश दास निम्न में से किस नाम से लोकप्रिय हुआ करते थे। तो ये आपका कितना इजी क्वेश्चन है, लेकिन 14 दिसंबर 2021 को शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। तो आपका जो बीरबल थे यानी अकबर के जो एकदम घनिष्ठ मित्र कह सकते हो वो हुआ करते थे बीरबल, तो उनका ही नाम एक आपका महेश दास हुआ करता था। उसके बाद आइए हम यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, व्याख्या देखते हैं। तो अकबर के दरबार में नवरत्नों में शामिल महेश दास बीरबल के नाम से लोकप्रिय हुआ करते थे। ये मुगल बादशाह अकबर के दरबार में प्रमुख वजीर भी हुआ करते थे। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि भगवान दास अमीर उल उमरा को कहा जाता है, यानी जो महेश दास आपका बीरबल को कहा जाता था और भगवान दास अमीर उल उमरा को कहा जाता था। उसके बाद अबुल फजल को अनवर ए सादात के नाम से जाना जाता था, फैज को यारे दानिश के नाम से जाना जाता था और बीरबल जो थे वो कवि प्रिय थे, कवि प्रिय भी इनको कहा जाता था। तो ये आपका इनका कुछ नाम यहाँ पे लिखा हुआ है जो उपनाम हुआ करते थे, वो भी आपको नोट करते हुए चलना, क्योंकि आपका रोज की बोलचाल भाषा में तो आपको बीरबल ही सुनने को मिलेगा। महेश दास तो लोकल में यानी इसका उपनाम हुआ करता था या बेसिक नाम कह सकते हो, जो नेचुरल इनका पहले से ही नाम था वो महेश दास हुआ करता था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 75 नंबर का क्वेश्चन है कि बाबर ने डॉट डॉट नामक युद्ध पद्धति की शुरुआत की, जिसमें सेना को विभिन्न डिवीजनों में विभाजित कर दिया गया था ताकि दुश्मन को हर तरफ से घेरा जा सके। तो बाबर में जो मतलब बाबर ने कौन सी नामक युद्ध पद्धति की शुरुआत की थी? तुगलमा यानी तुलुगमा आपका जो पद्धति है उसकी शुरुआत की थी बाबर ने। बाबर के द्वारा आपकी जो नामक युद्ध की पद्धति शुरुआत कौन सी है? तो तुलुगमा। उसके बाद इसके बारे में हम कुछ व्याख्या देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं इसके बारे में। तो बाबर ने तुलुगमा नामक युद्ध की शुरुआत की, जिसमें सेना को विभिन्न डिवीजनों में विभाजित कर दिया जाता था ताकि दुश्मन को हर तरफ से घेरा जा सके। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है इनके बारे में। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुलुगमा युद्ध नीति एवं तोप खानों का प्रयोग किया था। तो ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि जो पहली बार जो बाबर ने तुलुगमा युद्ध पद्धति की जो मतलब यूज किया था वो किस युद्ध में किया था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में ही किया था। और पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? तो सन 1526 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद आगे बढ़ते हम, आगे आपका खत्म हो गया यहाँ पे 75 क्वेश्चन टोटल हो गए। तो यहाँ पे 75 अभी तक हमने क्या करा है, यानी आपके शुरू से 1 2 3 पार्ट थर्ड ही आपका था और पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने करा दिया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो दोनों की दोनों वीडियो आपको मिल जाएंगी, तो वहाँ पर जाकर आप उसे फुल वॉच कर सकते हैं, जिससे कि आपके 75 क्वेश्चन जो कि लगातार पूछे गए हैं आपके जो आपके नवंबर दिसंबर में एग्जाम हुए तो 2019 में हुए, तो 2021 में हुए थे, उससे पहले हुए थे। उससे पहले तो आपका SSC ढीला डाला था, यानी फॉर्म निकाल दिया करता था लेकिन कुछ उस पर गौर नहीं किया करता था, एडमिट कार्ड कब आए। लेकिन अब 2021 से वो आपका लगातार प्रॉपरली काम कर रहा है। तो यानी अब जल्द से जल्द जितने क्वेश्चन आपके प्रीवियस में आ चुके हैं वही मैंने कराए हैं यहाँ पे, और वो सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं, इंपॉर्टेंट नहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और यहाँ पे अलग से आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट भी दिए जा रहे हैं जो कि अदर एग्जाम्स में भी आपकी हेल्प करेंगी। अगर आपने कोस्ट गार्ड का एग्जाम दिया है, IF का एग्जाम, एयरफोर्स का वाई ग्रुप का कर दिया है, या अदर एग्जाम BSF हेड कांस्टेबल जिसमें GK GS आती है, उनकी दृष्टि से ये सारी ये जो जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सबकी दृष्टि से आपका इंपॉर्टेंट क्लास होगी आपकी। और इसकी PDF की बात रही तो इसकी PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल वंदे भारत 2.0 पे अपलोड कर देता हूँ। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पर जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जय हिंद, वंदे मातरम।